नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विकास आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सा जीके भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके आने वाले इन सभी एग्जामों के लिए हमारी जो करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स कल के 3 क्वेश्चन के साथ। कल मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो उसका सही आंसर था ऑप्शन ए वाला, यानी कि कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में आई हेल्प नामक पहल की शुरुआत की गई है। आई हेल्प नामक पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है ये बताना था। ऑप्शन बी वाला इसका सही था, यानी कि असम में। अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसी के मद्देनज़र जो है आई हेल्प नामक पहल यहाँ पर शुरुआत की गई है और जो भी मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने आपसे पूछा था कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि 15 मार्च को। ओके, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे या फिर कह लीजिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब शुरू कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ने एमएनसी द्वारा कर चोरी की जांच करने हेतु किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में एमएनसी कर चोरी, जो भी एमएनसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनसे संबंधित जो कर चोरी होती है, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो टैक्स की चोरी करती हैं, टैक्स जो है छुपाती हैं, गवर्नमेंट को नहीं देती हैं। तो उसी से बचने के लिए जो है भारत और अमेरिका की सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों देश एमएनसी की अलग अलग देशों में आय आवंटन और कर भुगतान से जुड़ी सीबीसी रिपोर्ट एक दूसरे से साझा करेंगे। इस सीबीसी कंट्री बाई कंट्री है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। और बेसिकली ये जो रिपोर्ट होती है इसमें जो भी पूरा जो टैक्स से संबंधित जितने भी जो कह सकते हैं जानकारी होती है वो सब इसी के अंदर जो है आसानी से मिल जाती है। तो इस हिसाब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कितने जो है कंपनी के पास पूरी आय हुई, कितना जो है उसने पैसा कमाया, किस तरीके से उसने टैक्स का भुगतान किया। तो ये सीबीसी के अंदर ही जो है सब चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो सीबीसी रिपोर्ट है एक दूसरे से जो है साझा करेंगे अमेरिका और भारत अपने आपस में। भारत ने अमेरिका के अलावा बहुत से देशों के साथ जो है टैक्स चोरी से बचने के लिए, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो टैक्स की चोरी करती हैं, तो वो टैक्स की चोरी ना कर पाएँ इसलिए भारत सरकार ने कई और देशों के साथ जो है समझौते किए हैं। मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है लेकिन रूस के साथ भी समझौता है, इसी तरीके से चीन के साथ भी इसी तरीके का एक समझौता है। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा मिली सेकंड में मलेरिया, तपेदिक सहित गर्भाशय के कैंसर का पता लगाने वाले हार्डवेयर तकनीकी विकसित की गई है। पता लगाने वाली हार्डवेयर तकनीकी विकसित की है, किसने विकसित की है ये तकनीकी। तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने एक ऐसी हार्डवेयर तकनीकी जो है विकसित की है जिस तकनीकी के माध्यम से मलेरिया, टीबी और इसी तरीके से जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसका पता लगाया जा सकता है चुटकी भर में, ठीक है। यानी कि कुछ ही सेकंड के अंदर जो है इन सभी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है आधारित है। तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो ये हार्डवेयर प्रणाली है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जो है बेस्ड है। तो इसी से आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये, तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा। साथ में ये जो पूरा का पूरा शोध है जिसके तहत ये हार्डवेयर बनाया गया है, इसके तहत न्यूरोमॉर्फिक प्रणाली बनाने पर जो है ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो भी शोधकर्ता हैं। और इसका उपयोग ऐसी जगहों पर किया जाएगा जहाँ पर संसाधन जो है बहुत कम है और ऐसे क्षेत्रों में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ होती हैं वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ पर विशेषज्ञ नहीं है चिकित्सा के वहाँ पर जो है इस तरीके की हार्डवेयर प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूरोमॉर्फिक प्रणाली बनाने पर जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इस शोध के माध्यम से। यहाँ पर से न्यूरोमॉर्फिक प्रणाली मैंने बोला तो ये प्रणाली कुछ इसी तरीके से काम करती है जैसे हमारा दिमाग काम करता है। हमारा दिमाग एक ही टाइम में बहुत से काम कर सकता है और हर वो चीज़ जो दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती वो मनुष्य का दिमाग कर सकता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा कि जो है ध्यान में बैठे बैठे जो है कह सकते हैं प्राण दे देते हैं अपने। इसी तरीके से हिंदू धर्म में है कि कई जो है सालों तक जो है तपस्या में बैठे रहते हैं, ऐसे पुराने ज़माने में होता था। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे दिमाग का खेल है। मतलब कि हमारा दिमाग
कुछ भी कर सकता है, ये हमको यहाँ से ये सीख देता है। तो इसी तरीके से जो है ये न्यूरोमॉर्फिक प्रणाली भी काम करती है, ठीक है। तो इसी तरीके की प्रणाली जो है विकसित की जा रही है। तो ये हार्डवेयर जो है इस तरीके से इसको विकसित किया गया है कि कुछ ही टाइम में जो है ये आपकी जो ये बीमारियाँ हैं इनमें से कोई भी बीमारी जो है बस कुछ मिली सेकेंड में ही आपको बता देगी, ठीक है। इसके अलावा चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 29 मार्च से नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 29 मार्च से काठमांडू में नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन शुरू होगा। तो इस हिसाब को यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, काठमांडू राजधानी है नेपाल की, सभी को पता होगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जो कि 29 मार्च से शुरू होगा और 30 मार्च को भी रहेगा, यानी कि 29 और 30 मार्च को जो है इस सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। बेसिकली नेपाल में जो है निवेश का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा है, ये बताने के लिए जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जो होटल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियां हैं और भी जो कंपनियां हैं जो कि नेपाल में बेसिकली निवेश कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, उन कंपनियों को जो है यहाँ पर आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 के द्वारा। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि केनिची आयुकावा को नियुक्त किया गया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का एमडी और सीईओ। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जो है इनकी नियुक्ति की गई है और अगले 3 साल तक जो है ये अपने इस पद पे नियुक्त रहेंगे। इनकी जो नियुक्ति है वो 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी और 1 अप्रैल 2019 से अगले 3 साल तक जो है ये मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ रहेंगे। पहली बार 2013 में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। यहाँ पर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यही हैं मारुति सुजुकी इंडिया की लिमिटेड के एमडी और सीईओ। इनका नाम है केनिची आयुकावा। याद रखिएगा कहीं कहीं पर ये 2 साल का कार्यकाल लिखा हुआ है, ये 2 साल का कार्यकाल नहीं 3 साल का कार्यकाल है, ओके। जो भी मैं आपको बताता हूँ वो 100% एक्यूरेट रहता है। इन केस कभी अगर बाई चांस कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो मैं पिन करके जो है, क्योंकि मिस्टेक तो इंसान से ही होती है, तो मैं पिन करके उसको जो है फर्स्ट कमेंट में लिख देता हूँ और बाकायदा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उस जो मिस्टेक हुई रहती है उसको मैं रिवाइज़ ज़रूर करता हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि कुछ गलतियाँ निकल आएँ। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहीं पर से कुछ गलत पढ़ के आते हैं, उसके बाद कमेंट करके कर देते हैं कि ये गलत है। वो गलत नहीं रहता। एक बार सर्च किया करिए गूगल पे, आजकल गूगल आपको कुछ भी बता सकता है, तो भाई गूगल पे एक बार सर्च करिए, देखिए आपको खुद ही पता चलेगा, ओके। तो यहाँ पर से जो भी आप पढ़ेंगे 100% एक्यूरेट पढ़ेंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ओके। चलिए यहाँ पर से मैंने आपको दिखा दिया थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सीधे कि हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार निम्न में से किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है, चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का हवाई अड्डा है और इसी को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कहा गया है। कहा गया है कि इस हवाई अड्डे में वो सभी फैसिलिटी जो हैं यहाँ पर जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको खाने पीने की हर एक चीज़ मिल जाएगी, जो भी पैसेंजर हैं उनके रहने के इंतज़ाम सबसे ज़बरदस्त मिलेंगे पूरी दुनिया में, ठीक है। भारत से जो शामिल है इसमें वो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको 59वां स्थान मिला है। कुछ रैंकिंग में जो है हमें यहाँ पर सुधार हुआ है। वर्ष 2018 में हम 66वें स्थान पे थे और इस बार 59वें स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर सुधार हुआ है। याद रखिएगा कि जो सूची है वो स्काई ट्रैक्स ने जारी की है। स्काई ट्रैक्स की अगर हम बात करें तो ये कंसल्टेंसी कंपनी है, एक परामर्श दाता कंपनी है और बेसिकली ये जो कंपनी है ये एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा करती है और उनको रैंकिंग देती है किस तरीके से कौन सी जो है एयरलाइन अच्छा काम कर रही है, कौन से हवाई अड्डे में अच्छी फैसिलिटी है, उस हिसाब से ये रैंकिंग भी करती है। इसमें जो ये पूरा का पूरा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है इसमें 100 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है और जो पहले नंबर पे है वो है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, ओके। अगर बात करें स्काई ट्रैक्स की तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं एडवर्ड प्लास्टेड। तो इनका नाम भी ध्यान रख सकते हैं अगर आप, तो ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर से मैं आपको एयरपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ इसी तरीके से एयरपोर्ट है। यहाँ पर जो झरना आपको दिख रहा है फिलहाल में इसको खोला नहीं गया है। अप्रैल 2019 में आई थिंक जो है इसको यहाँ पर शुरू किया जाएगा, बन के तैयार हो चुका है। अप्रैल 2019 में से जो है यहाँ पर मतलब आम लोग जो है इस झरने को यहाँ पर देख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ओके। ये देखिए यही है वो पूरा एयरपोर्ट। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो कह सकते हैं कि एकदम साफ़ सफाई और हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगी।
तो ये पूरा का पूरा जो है याद रखिएगा। इसका ये जो हवाई अड्डा है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिंगापुर का हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे का नाम है चांगी हवाई अड्डा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि इंडोनेशिया। भारत सरकार और इंडोनेशिया गवर्नमेंट के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और बेसिकली ये समझौते ज्ञापन पर इसलिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जो भी नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी जो है ना हो पाए दोनों देशों के बीच में, इसलिए जो है ये समझौता किया गया है। 5 वर्षों तक के लिए जो है इसको वैध माना गया है, यानी कि अभी जो समझौता हुआ है वो अगले 5 साल तक जो है अवैध तस्करी रोकने में मदद करेगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2 के 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर से अगर मैं मैप में अगर आपको दिखाऊं तो ये अपना प्यारा इंडिया, और ये जो आपको दिख रहा है ये गोले के अंदर ये आपको दिख रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, इतना एरिया ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा बन रखा है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2 अप्रैल से अस इंडेक्स नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बेसिकली ये जो इसकी जो ऐसा मतलब पूरा इसको बनाया गया है, AUS जो है ऑस्ट्रेलिया से हो गया, IND जो है वो अपने इंडिया से हो गया, और EX मतलब यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये जो संयुक्त नौसेना अभ्यास है इसका जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम में किया जाएगा। 2 अप्रैल से जो है इसकी शुरुआत होनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो नौसेना है, नेवी है, उनके बीच में जो है ये संयुक्त नौसेना अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2 अप्रैल से शुरू होगा और 16 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाना है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ पर से कन्फ्यूज़न होता है हमेशा जब आपसे एग्जाम में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी जाती है, ऑप्शन में कुछ मिलते जुलते नाम दे दिए जाते हैं, जैसे सिडनी हो गया, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, अरे सिडनी तो नहीं होगा आंसर। तो ध्यान रखिएगा कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में किस नाम से लोनावला स्थित INS शिवाजी में भारतीय नौसेना की परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र होगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, आप एक बार इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि अभेद। अभेद नाम से INS शिवाजी में एक नौसेना परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण केंद्र का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया है लोनावला INS शिवाजी में। तो इसी से आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है INS शिवाजी में जो है इसका शुभारंभ किया गया, जो कि लोनावला में स्थित है। इसका नाम दिया गया है अभेद, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उद्घाटन किया था हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं सुनील लांबा, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक ये प्रशिक्षण केंद्र है जो भी हमारे जो नौसैनिक होते हैं, जो ऐसी जगह पे तैनात होते हैं जो परमाणु जैविक और रासायनिक कह सकते हैं हथियारों से लैस जो पोत होती हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, सो आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अधिक वजन वाले कर्मचारियों की मदद करने के लिए लूज टू विन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि UAE में। UAE में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो भी इनके कर्मचारी हैं उनके लिए, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। और इस जो कार्यक्रम है इसका नाम है लूज टू विन। बेसिकली इसमें जो जितने भी जो मोटे लोग हैं उनको जो है मदद की जाएगी, उनका मोटापा कम करने के लिए, उनका वजन कम करने के लिए। इस कार्यक्रम के तहत जो भी कर्मचारी हैं जिनका वजन ज़्यादा है, उनकी जीवन शैली में सुधार करने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। और ध्यान होना चाहिए आपको कि बेसिकली जो ये टारगेट रखा गया है इसमें, वो 8 हफ्ते में वजन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। उनके लिए पूरा डाइट चार्ट और टिप्स वगैरह मतलब सब कुछ दी जाएंगी उनको, और कोशिश की जाएगी कि जो 8 हफ्ते के अंदर जो है उनका वजन कम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। UAE की तरफ से जो है इस शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा, लूज टू विन। राजधानी है UAE की अबू धाबी और मुद्रा है यहाँ की UAE दिरहम। अगर मैं आपको सीधे UAE ले चलूँ तो ये अपना इंडिया है, और जस्ट बगल में हमारा पड़ोसी है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि UAE। ठीक है, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको राजधानी अबू धाबी है इसकी, तो ये भी आपको यहाँ पर दिख रही है। ओके,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में लोकपाल के कितने सदस्यों ने शपथ ली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 8 सदस्यों ने। ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे कल कराना चाहिए था, ये मिस हो गया था। आगे पीछे चल जाता है 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत हुआ करिए। किसी ने बोला था कि ये 7 सदस्य हमने कहीं पढ़ा है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। तो लोकपाल के 8 सदस्यों ने शपथ ली है। लोकपाल के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई थी। और 8 सदस्यों में 4 न्यायिक सदस्य हैं, जिसमें से न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहिब भोसले का नाम शामिल है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती का नाम शामिल है, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी का नाम शामिल है और न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नाम भी शामिल है। तो 4 लोग जो हैं वो न्याय के क्षेत्र से हैं, यानी कि हमारे कह सकते हैं जैसे कि न्यायाधीश हैं। और 4 जो है वो अन्य सदस्य हैं, ये बेसिकली प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसमें से ज़्यादातर दिनेश कुमार जैन और महेंद्र सिंह, इसी तरीके से इंद्रजीत प्रसाद गौतम और अर्चना राम सुंदरम। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये टोटल जो सदस्य हो गए ये हो गए 8। तो 8 सदस्यों ने शपथ ली है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इनको शपथ किसने दिलाई। तो इनको लोकपाल अध्यक्ष, यानी कि जो पीसी घोष जी हैं हमारे पहले भारत के पहले लोकपाल, उन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि जो भी लोकपाल सदस्य होते हैं उनको लोकपाल अध्यक्ष शपथ दिलाता है। ठीक है, और वर्तमान में कौन है, पिनाकी चंद्र घोष या फिर पीसी घोष। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे माल्टा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि राजकुमार शर्मा को माल्टा राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के बचपन के कोच हैं और इनको आईसीसी क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए माल्टा की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बेसिकली जो टूर्नामेंट होने वाला है ये स्पेन में 19 से 31 मार्च तक होगा और इसमें 3 देशों के बीच में टूर्नामेंट किया जाएगा, माल्टा, एस्टोनिया और स्पेन। तो बेसिकली ये माल्टा के जो है प्रभारी हैं, माल्टा टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं राजकुमार शर्मा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो ये माल्टा की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है, माल्टा गणराज्य है उसी का प्रतिनिधित्व करता है ये, यानी कि जो माल्टा गणराज्य है उसी के लिए जो है ये टीम खेलती है। अगर मैं आपको यहाँ पर से माल्टा के बारे में 2 पॉइंट लिखूंगा जो लास्ट में बच गए थे, तो माल्टा की राजधानी वैलेटा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, राजधानी और मुद्रा याद रखिएगा। अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो ये अपना इंडिया है और यहाँ पर जो आपको पिन किया हुआ दिख रहा है, सिर्फ इतना दिख भी नहीं रहा है, बस पिन आपको दिख रहा है, ये जो है माल्टा है। ठीक है, अगर इसको मैं जूम करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये पूरे समुद्र के बीच में ये जो है माल्टा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि हाल ही में यूजीसी ने दूरस्थ शिक्षा के तहत किस डिग्री कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि कृषि। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर इनवैलिड कर दिया है यूजीसी ने। तो इसी से यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो यूजीसी की जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 है उसके तहत ये कहा गया है कि जो भी पेशेवर कार्यक्रम हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, डेंटल, फार्मेसी, यानी कि सीधी भाषा में बोला जाए तो जिनमें प्रैक्टिकल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, मेडिकल में प्रैक्टिकल की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इंजीनियरिंग में होती है, नर्सिंग में होती है, ये एजुकेशन प्रैक्टिकल के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ऐसे एजुकेशन को जो है डिस्टेंस लर्निंग से नहीं किया जा सकता, यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है। तो इसी में कृषि भी शामिल हो गया है। कृषि में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए कि अब एग्रीकल्चर को जो है यूजीसी ने बैन कर दिया है, यानी कि जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये अब डिस्टेंस लर्निंग से नहीं की जा सकती। चलिए, अब आपके लिए आज के प्रश्न हैं, इनके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, कमेंट करके बताइएगा। और अगर डेट अगर आपको याद हो तो क्या बात है, लिख दीजिएगा कब जो है किसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में निम्न में से कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत बनी है। पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है, अगर याद है तो ये भी लिखिएगा कि इनको कहाँ नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। ये तो काफ़ी सिंपल है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी आपके कोई ओपिनियन होंगे हमारे लिए, अगर आपके कोई सजेशन होंगे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।